वेलकम टू द सुकेश शेट्टी शो प्रेजेंट बातचीत एंड कैसे हो आप लोग। आज का टॉपिक है द आर्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। ना लोगों की मदद करना एक बहुत बड़ी बात है। बोलते हैं कि पुण्य की बात है एंड ये पुण्य सबको मिलना चाहिए, राइट? एंड सो हियर वी हैव आवर गेस्ट नीतीश विजय छेड़ा, हु इज अ फाउंडर of an NGO known as Helping Hand Youth Foundation, and you will get a lot of oversight about how a NGO functions, how they help people out, and this can give a lot of viewers an idea about the transparency of an NGO as usual। जो बहुत सारे criticisms है, जो बहुत सारे सवाल है दिमाग में बहुत लोगों के, वो लोगों को पता चल जाएगी। as well as it can invoke a feeling of a tendency to help others। so here we go, keep watching। Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. वेलकम टू द सुकेश शेट्टी शो प्रेजेंट बातचीत एंड कैसे हो आप लोग। आज का टॉपिक है द आर्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। नाउ इस कोविड सिनेरियो में बहुत सारे एनजीओ आए हैं लोगों की मदद करने, बट आई थिंक सो बिफोर कोविड सिचुएशन टू मेनी एनजीओ वर ऑपरेशनल, वो लोग मदद कर रहे थे, पर इस सिचुएशन में हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। एंड द आर्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स, ये जो टॉपिक है, ये आई थिंक एक फाउंडर ऑफ एन एनजीओ से ज्यादा अच्छा कोई और बता नहीं पाएगा। And today we have our guest Nitish Vijay Chheda, who is a founder of an NGO known as Helping Hands Youth Foundation. Hi Nitish, कैसे हो? Hi Suket, how are you? I'm fine. I'm fine. कैसा चल रहा है लॉकडाउन? चल रहा है, 4 महीने बीत गए हैं। अभी हम लोग इसको लॉकडाउन नहीं बोल सकते, अनलॉक बोलते हैं। अनलॉक बोलते हैं, हाँ। एक अनलॉक 1.0, 2.0, 3.0 चलते हैं। अनलॉक वेटिंग फॉर अनलॉक 3.0। नाउ नीतीश, बहुत जो भी गेस्ट आते हैं मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं एक्चुअली गेस्ट को बोलता हूँ कि आप अपना ओवरव्यू दे दो, ठीक है? मैं एक्चुअली पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, बट फिर भी मैं गेस्ट को बोलता हूँ ओवरव्यू दे दो। बट मेरा जो पहला क्वेश्चन है, ये शायद आपका ओवरव्यू व्यूअर्स को दे ही देगा। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट इज व्हाट वाज योर जर्नी लाइक एनजीओ स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज आई नो यू फ्रॉम मोर देन 5 to 6 years। आई नो आप कैसे थे एंड अभी कैसे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? नॉट अ वास्ट डिफरेंस, या आपको पता होगा आपके अंदर कि आपने वास्ट डिफरेंस हुआ है कि नहीं, बट आई फील आपका जर्नी जो जहां से आप लाइक चाइल्डहुड से लेके अभी तक मतलब एनजीओ से स्टार्ट होने से पहले आपका जर्नी क्या रहा है। एंड एज वेल एज एक सेकंड क्वेश्चन इसके साथ, क्योंकि मुझे लगता है जवाब में सब कुछ आ जाएगा, कि व्हाट मेड यू थिंक कि हाँ मुझे अभी हेल्प करना चाहिए, मुझे ये एनजीओ एस्टैब्लिश करना चाहिए। ओके, फाइन। सो जैसे कि आपने बोला, मैं सेम वही स्कूल से बिलोंग करता हूँ जिस स्कूल में आप पढ़े हो, बिया नवोदयंस। सो मेरा इनिशियल जो हाई स्कूल एंड सेकेंड मतलब प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल का जो पढ़ाई है वो नवोदय में हुआ। उसके बाद आई चूज कॉमर्स मैंने लिया, वाणी विद्यालय में मैंने कॉमर्स ये किया। एंड मुझे कुछ और करना था, ये फील्ड में मैं एक्सीडेंटली आया हूँ। सो मेरा ये मोटो था कि मुझे कुछ बिजनेस वगैरह करना था, फैमिली का बिजनेस था, वो सब करना था, मुझे उसमें इंटरेस्ट था। सो मैंने कॉमर्स चूज किया। कॉमर्स चूज करने के बाद 11-12 वानी में मैंने बिताया। वानी के बाद फिर मैंने एसएम शेट्टी ज्वाइन किया, मैंने बीएमएस लिया, बीएमएस मैंने किया। एंड साइड बाय साइड उसमें एलिगेंट ट्यूटोरियल, जहाँ पे आपका और मेरा एक फर्स्ट मीट हुआ, एलिगेंट ट्यूटोरियल्स। सो वहां पे जैसे ही मेरा 12th खत्म हुआ तो एज अ सेंटर मैनेजर मैंने वहां पे ज्वाइन किया था, एक ब्रांच हैंडल करता था। सो एनजीओ ज्वाइन करने के पहले मैं टीचिंग फील्ड में ज्वाइन हुआ। सो बिफोर दैट बच्चों के साथ उठना बैठना होता था, पढ़ाना होता था, लेक्चर्स लेना। सो अलग अलग एक्टिविटीज में लेता था। यूथ के साथ बहुत इन्वॉल्व हो गया था, लेक्चर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स लेना, साथ ही साथ मेरा पढ़ाई भी चल रहा था बीएमएस का। तो इस तरह से एनजीओ के पहले एक जर्नी रहा है। सो और एनजीओ के पहले मेरा जर्नी बहुत खतरनाक था। एनजीओ के बाद सुधरने लगा। सो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा।
सुधरने लगा, कि हाँ मैं, क्या है ये हाँ, सुधरने लगा, हाँ। तो मैं एक ब्लैक लिस्टेड बच्चा था ओके। स्कूल में, ज्यादा से ज्यादा बार सस्पेंडेड हुआ हूँ, बहुत बार सस्पेंड किया गया हूँ स्कूल में, अच्छा, क्लासेस से निकाल दिया गया है मुझे मेरे ऐसे ऐसे मस्ती की ऐसे वजह से। ऐसे क्या करते थे कि क्लासेस से निकल के सस्पेंड हो गए, ऐसे क्या करते थे? कुछ बहुत सताता था टीचर लोगों को अच्छा। स्कूल में, स्कूल के टीचर हो या प्रिंसिपल हो या क्लासेस के हो, हाँ हाँ। जिस क्लासेस में मैं पढ़ाई किया वही एलिगेंट ट्यूटोरियल, उसमें मैंने टीचर्स लोगों को बहुत परेशान किया, मतलब सिखाने ही नहीं देते थे, ग्रुपिज्म था बच्चों का, जैसा ग्रुपिज्म रहता है। ओके, हाँ हाँ। सो मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी की तोड़ना क्लासेस का, स्कूल ओह का, माय ओके। मिसबिहेव करना, हाँ हाँ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे। हम्म। फिर 10th पास किया, और कुछ बोलते हैं ना गलत संगत में लगना, तो वो गलत संगत में पड़ गया था मैं, ओके। गलत संगत में गिर गया था। कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे थे भाई लोग जैसे, सो हम्म। वो सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो पेरेंट्स बहुत परेशान रहते थे मेरे ओके। कि क्या होगा इसका लाइफ में, क्या होगा, हमारा बच्चा हाथ से तो नहीं निकल जाएगा। हम्म। ये सब सिनेरियो था। यानी कि एक टाइप का गुंडागर्दी, भाईगिरी वगैरह, वो लाइन जस्ट ज्वाइन करने जा रहा था, क्योंकि वो यूथ, मतलब जब हम लोग वो स्टेज पे रहते हैं ना 16-18 साल के, हाँ हाँ उसमें हाँ। हम लोग मूवीज देखते हैं, करेक्ट, संजय दत्त। मूवीज देखते हैं या संजू कुछ बाबा। और ऐसा एक्साइटिंग जब देखते हैं, तो हम लोग को भी एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, नहीं नहीं हम लोग को भी, हाँ लाइक संजू बाबा, या वो संजू बाबा हर यूथ का, मतलब मुंबई के हर यूथ का इंस्पिरेशन है। हाँ हाँ। तो वैसा एक इंसान मेंटली सिक रहता है, वो मेंटली सिक रहता है, वो उस दुनिया में जाता है जो जिसमें जिसका कोई वजूद नहीं रहता है, ओके। और वो अपने आप में बिलीव करने लगता है कि मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी भाई बनना है, मुझे भी ये करना है, वो करना है। सो वो आस्ते आस्ते वो रास्ते पे जाता है गलत काम करने के। सो मेरा वो जर्नी स्टार्ट हो रहा था 11th और 12th में। पेरेंट्स बहुत ही मेरे फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि इस बच्चे का क्या करना है, क्योंकि स्कूल का रिकॉर्ड भी बहुत खराब था मेरा, ओके। सस्पेंडेड था, क्लासेस से निकाला गया, कोई रिलेटिव रिस्पेक्ट नहीं देता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करता था मैं। सो बहुत सारे इश्यूज थे। फिर एक चेंज आया लाइफ में, सब कुछ छूट गया वो, और प्रोफेसर बन गया मैं। ओके। मतलब बोल नहीं सकते कि किस वे से किस लाइन में गया, प्रोफेसर बना। प्रोफेसर बनने के बाद अंदर बहुत सारी चीजें चेंजेस होने लग गई, हर एक चीज का वैल्यू महसूस होने लगा, पेरेंट्स का, लाइफ का, करियर का। और जो मैं सोचता था वो जस्ट क्या बोलते हैं, बहुत ही बड़ा जीरो था वो सोच, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये मुझे महसूस होने लग गया। एंड ऐसा फिर मेरा करियर आगे बढ़ते गया एंड फिर एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के अंदर में आस्ते आस्ते बढ़ते गया। इसमें एक चीज है कि जैसे ही आपने कहा कि बुरी संगत में थे, भाईगिरी के इसमें थे, देन अचानक से एक टीचिंग फील्ड में चले गए, तो किसने कुछ मनाया आपको कि ऑफ कोर्स ये थिंकिंग कैसे है कि मेरे को अचानक से कि मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है? किसी ने कुछ इन्फ्लुएंस किया है, कोई मेंटर रहा है, कुछ हुआ है? या माय ब्रदर, मेरा भाई डॉक्टर अभिजीत पांचाल, मैं उसको ये क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मॉम उसके पास गई थी। सो ही इज एन पॉलिटिशियन, आप जानती हो, वो पॉलिटिशियन भी है, वो कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, बहुत सारे मल्टीपल रोल्स प्ले करता है प्रोफेशनली वो। सो वो मेरी माँ उनके पास गई थी और उन्होंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। सो एक दिन उसने मुझे बुलाया और उसने मेरा काउंसलिंग किया, मेंटल काउंसलिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। एंड उसने एक्चुअल पिक्चर मुझे दिखाया एंड उसने पूछा कि तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो मैंने बोला कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, मैंने बहुत सारी चीजें बताया। तो उसने पूछा कि ये सब करके मतलब भाईगिरी ये वो उससे क्या हासिल होगा लास्ट में। बाद में उससे पूरा पिक्चर दिखा कि ये करियर में जाने के बाद लोगों का क्या होता है। एट लास्ट
एट लास्ट जो तुम्हारे लिए रहता है वो तुम्हारा फैमिली रहता है। करेक्ट। लास्ट में कोई नहीं आता, ना दोस्त आते हैं, ना कोई भी नहीं आता। करेक्ट। एंड फैमिली का खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर फैमिली खुश है तो आप खुश हो, फैमिली खुश नहीं तो कोई खुश नहीं। कोई कुछ नहीं। और फैमिली किस वजह से खुश होता है उसका उसने एक्चुअल सिनेरियो मुझे बताया, एग्जांपल्स दिए, एंड उसने बोला कि एक चांस ले टीचिंग फील्ड में, देख तेरी दुनिया बदल जाएगी। एंड वो मैंने एक्सेप्ट किया। नहीं हो रहा था करने के लिए, लेकिन मन को मैंने कंट्रोल किया, मनाया, बहुत कुछ किया। लोग खींच के लेके जाते थे वापस, लेकिन खुद को कंट्रोल किया, अवॉइड किया सब चीजों को, मिलना सब लोगों के साथ, जितने भी नेगेटिविटी थे वो सबसे कनेक्शन तोड़ दिया। एंड एक 6 months में मैं चेंज हो गया। ओके ओके। एंड वो जो थॉट, इसके बाद जो थॉट आया है अबाउट हेल्पिंग अदर्स, हाँ, तो वो एक इंसिडेंट हुआ था मेरा। मतलब फैमिली में मैं पहले से ही देखते आ रहा हूँ, माय ग्रैंडफादर है या मेरे अंकल है, मेरे पेरेंट्स है, ये लोगों को हेल्प करते रहते ही है। मतलब कोई ना कोई, माय ग्रैंडफादर किशन शेठ पांचा, जिनके नाम पे ये किशन नगर है, सो उनके बारे में मैंने बहुत सुना था कि वो गरीबों की बहुत मदद करते थे। एंड वैसे ही मेरा फैमिली में, जैसे कि अभिजीत का बात किया मैंने, ही इज इन पॉलिटिक्स, उसको मैंने बचपन से देखा है कि वो लोगों को हेल्प करता था। सो एक बेसिक बैकग्राउंड था मेरे पीछे भी, सोशल वर्क या जो कुछ भी है वो क्या है क्या नहीं। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जस्ट एक दिन मैं ऐसे ही ठाणे रेलवे स्टेशन पे जा रहा था, एंड उस टाइम पे मतलब मेरा फैमिली फुल फ्लैश था, अच्छा खासा था, मुझे सब कुछ खाना पीना प्रॉपर सब कुछ था घर पे। तो एक दिन ऐसा सिनेरियो हुआ कि मैं ठाणे रेलवे स्टेशन पे गया, और एक चीज मुझे बहुत ज्यादा खटका, वो ये था कि हम सब लोग वहां पे जो जितने भी लोग थे वो कुंज विहार का जो स्टॉल है वहां पे वड़ा पाव खा रहे थे। हम लोग अच्छा खासा खाना खा रहे थे, वड़ा पाव भी नहीं। और वहां पे एक इंसान को मैंने आते हुए देखा, वो इंसान कचरे में गिरा हुआ लस्सी का ग्लास था, वो लस्सी का ग्लास कचरे में जो हम लोग पी के डालते हैं कचरे के डब्बे में, वो ग्लास उठा उठा के उसको इस तरह से साफ करके खाना खा रहा। उसको इतना भूख लगेगा, मैंने लिटरली देखा वो इसके पास उसके पास मांग रहा है पैसा, कोई भी उसको पैसा नहीं दे रहा था, कोई भी उसको हेल्प नहीं कर रहा था। लिटरली मैंने देखा। एंड फिर उसके पास एक ही ऑप्शन था, बहुत ज्यादा भूख लगा था, उसने क्या किया, कचरे में से उठा के वो लस्सी का पूरा ग्लास ऐसा साफ कर करके खा रहा था। तो वो चीज, वो एक पूरा वीक मुझे खाना नहीं गया देख के। मैंने सीरियसली ये इतना वर्स्ट कंडीशन मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे इतना बैड फील हो रहा था वो देख के। नो डाउट मैंने उसको पैसे दिए उस टाइम पे दिए। फिर मेरे माइंड में एक चीज आने लगा कि आज मैंने एक जन को देखा है, ऐसे कितने सारे लोग रहेंगे। राइट। और मुंबई में ऐसा हाल है, तो फिर मुंबई के बाहर, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे कोई भूखा नहीं सोता। सही बोला। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो एडजस्ट कर सकते हैं मुंबई में काम करके या कुछ तो, लेकिन मुंबई के बाहर ऐसा कितना बड़ा सिचुएशन रहेगा, पूरे स्टेट में या पूरे इंडिया में कैसा रहेगा, क्या हाल होता रहेगा लोगों का। मतलब जिधर खाना खाने का इतना प्रॉब्लम है, आज मैंने आंखों के सामने। फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, गूगल में पढ़ा या लोगों से पूछा, फील्ड पे विजिट करने लगा, बहुत कुछ देखा। तो जो सिनेरियो बचपन से मैं देखते आ रहा था उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ और ही दिखा कि बहुत सारी इश्यूज है कंट्री में। मतलब हम लोग 21st सेंचुरी का बात कर रहे हैं कि हम लोग सुपर पावर बनने वाले हैं, समथिंग जो भी हम लोग, इंडिया ये बनने वाला है, इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनने वाला है, ये सब बात है, बातों में ही है एक्चुअली में। क्योंकि जब इंसान को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, आगे का बात ही छोड़ दो, वो तो है। 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, कहाँ से हम लोग डेवलप, क्या बोलते हैं, पावर बनने वाले, सुपर पावर बनने वाले।
वो तो है। तो ये सब चीजें मुझे बहुत खटक रही थी, बहुत रिसर्च किया, सब किया। उसके बाद मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए कुछ तो रेडी करते हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं। फिर उसके ऊपर भी और रिसर्च किया, फिर पता चला कि एनजीओ होते हैं, या तो दो ऑप्शन रहता है, या तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करो या तो एनजीओ ज्वाइन करो, या तो एनजीओ बनाओ, ठीक है, या तो खुद से सर्विस दो या खुद एक सर्विस बन जाओ, या गवर्नमेंट में जाके। नाइस। सो ये दोनों ऑप्शन में से मुझे एनजीओ वाला बेटर ऑप्शन लगा, एंड फिर मैंने एनजीओ स्टार्ट किया, और आस्ते 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 आज 5 साल पूरे हो गए। 2015 में फाउंडेशन किया था। 2015 में क्या बोलते हैं, रजिस्टर किया। उसके पहले से हम लोग ने काम स्टार्ट किया। सो ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं सोशल वर्क करते करते कंप्लीट। लेकिन ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो 5 इयर्स कंप्लीटेड है रजिस्ट्रेशन। ग्रेट ग्रेट। सो नाउ ये कोविड जो सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, या कोई भी इमरजेंसी हो, एनजीओ का क्या रोल होता है ऐसे टाइम पे? व्हाट डू यू फील? या आपने भी बहुत कुछ किया होगा इस सिचुएशन में। तो एनजीओ का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो देश के तीन स्तंभ होते हैं, मतलब 4 स्तंभ होते हैं ऑफिशियली देश के। गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के बाद अगर आप देखोगे तो ऑपोजिशन पार्टी होता है, और ऑपोजिशन पार्टी के बाद अगर कोई आता है जो देश चलाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होते हैं ये संस्था है, एनजीओ, ये ट्रस्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ भी है। राइट। तो गवर्नमेंट से क्या हेल्प मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो एक चीज रहता है। लेकिन एनजीओ का रोल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसके लिए होता है क्योंकि एनजीओ का काम ही है किसी को हेल्प करना। राइट। तो ये सिचुएशन में आप लोग देख रहे हो कि अभी तो अनलॉक 3 स्टार्ट हुआ है, अभी भी कोई डिफरेंस नहीं है, पहले जैसा ही सिचुएशन है। जब भी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तभी बहुत सारे लोगों का जो डेली वेजेस वर्कर्स है वो लोग का बहुत ज्यादा हाल हुआ था। अभी गवर्नमेंट से जो पैकेज आता है वो आते आते या तो पहुंचता है या पहुंच भी नहीं पाता है। तो ऐसे टाइम पे एनजीओ का रोल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि अगर वहां पे कोई भी हेल्प नहीं पहुंच रहा है, ना गवर्नमेंट का हेल्प पहुंच रहा है, ना किसी ऑपोजिशन पार्टी का पहुंच रहा है, या किसी का भी नहीं पहुंच रहा है, तो एनजीओ वहां पे खड़े रहते हैं सपोर्ट करने के लिए, फिर वो कोई भी सिचुएशन। सो ये एनजीओ का रोल होता है। ओके। एंड व्हाई डू यू थिंक नाउ अपार्ट फ्रॉम एनजीओस के कोई भी नॉर्मल पर्सन हो, व्हाई आर दे सो रिलक्टेंट टू हेल्प अदर्स? उनको क्यों एक बोलते हैं ना कि मुझे नहीं करना हेल्प, मैं क्यों पढ़ूं उसमें? ये मेंटालिटी क्यों है लोगों में, और क्यों, क्या हो सकता है कि उनका मेंटालिटी चेंज हो? सो वो डिपेंड है पर्सन टू पर्सन, वो हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड रहता है। कोई लोग रहते हैं, जैसे मेरे साथ ही, मेरे ये एनजीओ में भी कोई लोग ऐसे आते हैं हम लोग के साथ कि हाँ वो लोग ने ज्वाइन किया लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू वर्क, मतलब सोशल वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। सो वो क्या बोलते हैं, मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड होता है, किसी का मेंटालिटी होता है या घर का माहौल किस तरह से होता है। कोई खुद के लिए जीना, कोई ऐसा रहता है कि नहीं मेरा खुद का एम्बिशन, मेरा खुद का पैशन है, मुझे खुद के लिए जीना है, मुझे खुद के लिए करना है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहता है ना कि पर्सन के सराउंडिंग में क्या चल रहा है, ये ज्यादा मैटर करता है। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, सराउंडिंग में क्या चल रहा है। अगर वो पढ़ा लिखा अनपढ़ है, एक होते अनपढ़ और एक होते पढ़े लिखे अनपढ़, तो वो कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो ये बहुत सारे चीज होते हैं इसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि यार मुझे क्या करना है हेल्प करके, मुझे क्या करना, मुझे क्या फायदा मिलेगा इससे। या और एक मेंटालिटी है कि सिर्फ मैं हेल्प करूं तो मतलब ही क्या है, बाकी लोग भी हेल्प करे, कोई हेल्प ही नहीं करे तो मैं भी क्यों करूं। ये भी एक है कि ये सबसे गलत, सबसे गलत वाला मेंटालिटी है। करेक्ट। एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, वही बूंद बूंद से सागर बनता है जैसे कि। हाँ, और सागर नहीं भी बना ना फिर भी एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। करेक्ट।
करेक्ट। नाउ नीतीश, ये एक कांस्टेंट क्रिटिसिज्म रहा ही है, ठीक है, हर एनजीओस में। या अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, भुवन बाम करके एक यूट्यूबर है, उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम किया था, ठीक है, एक लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दे दिया था, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ 10 लाख या 9 लाख समथिंग अराउंड अमाउंट हुआ है, मैं वो गरीबों को बांटूंगा, ठीक है, फूड का किट रहेगा। सो आफ्टर 3 to 4 days उन्होंने इंस्टाग्राम में पोस्ट करने लगे वो फोटोज, एंड लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। उनका एक क्रिटिसिज्म था कि अगर तुम मदद कर रहे हो तो ये फोटोज क्लिक करना, ये वीडियो बनाना, ये लोगों को दिखाना कि तुम हेल्प कर रहे हो, इससे तुम क्या दिखाना चाहते हो, ये एक कांस्टेंट क्रिटिसिज्म रहा है। और ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है भुवन बाम का, ऐसे लाइक कोई भी हो, एक क्रिटिसिज्म, क्रिटिक्स तो होने ही वाले हर चीज के लिए, नो डाउट, बट इस क्रिटिसिज्म के बारे में आपका क्या कहना है? ये क्रिटिसिज्म मैं भी फेस करता हूँ, ये क्रिटिसिज्म जो है वो मैंने भी फेस किया है, वो हर कदम फेस किया, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भाव ही नहीं देता, मैं सोचता ही नहीं हूँ वो लोग के बारे में कुछ। तो ये क्रिटिसिज्म तो होने ही वाला है। क्या होता है ना, इसके ऊपर अगर हम लोग बोलने जाए ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहला तो अभी बाकी सब एनजीओ का आई डोंट नो, मैं मेरा हमारे हेल्पिंग हैंड्स के बारे में आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कुछ अच्छा करते हो या आप कुछ किसी मतलब आपकी जेब से खर्चा कर रहे हो या कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो आप दिखाते क्यों? तो दो चीजें रहती है उसमें। सबसे पहली चीज, या तो मैं मेरे जेब से खर्चा कर रहा हूँ या नहीं, या किसी और के जेब से खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर आप बात करें हेल्पिंग हैंड्स का, तो हेल्पिंग हैंड्स को मंथली लैक्स में डोनेशंस आते हैं, लैक्स में, ओके। सो ये हमारा मतलब मंथली लाखों रुपए डोनेशन आते हैं, और वो एक भी रुपया हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे फिलहाल, ठीक है। इसके पहले हम लोग करते थे, खुद कंट्रीब्यूशन करते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने हमारा काम देखा है, जैसे जैसे हमारा रीच बढ़ते जा रहा है ना, हम लोग खुद के जेब से एक रुपया नहीं खर्चा करते हैं। जो भी आता है पूरा डोनेशन के थ्रू आता है, जो भी लाखों रुपया आता है मंथली, वो पूरा डोनेशन के थ्रू आता है। तो वहां पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है हमारा कि हम जो भी पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, उसका एक चीज पब्लिक को जाना चाहिए, पब्लिक को पता चलना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हमारा इंटेंशन रहता है कि जब हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो वो काम करने के बाद हम लोग उसका फोटोग्राफ एज अ प्रूफ हम लोग वो क्लिक करते हैं, वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डालते हैं, क्योंकि देयर आर नॉट ओनली वन डोनर, देयर आर मल्टीपल डोनर्स, थाउजेंड्स ऑफ डोनर्स, जो हमारा काम देख के हम लोगों को और ज्यादा एनकरेज करते हैं, डोनेशन देते हैं, एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड वो लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो कोई भी मतलब ये चीज नहीं है कि हम लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं या नेम एंड फेम के लिए कर रहे हैं। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम लोग कोई भी पैसा किसी का मतलब पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो सही तरह से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो वो बात हमारे डोनर्स तक पहुंचनी चाहिए, सबसे पहला ये, ठीक है। एंड जब देश के प्राइम मिनिस्टर अपनी माँ को केक खिलाने जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं, तो हम तो यार एनजीओ वाले हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, हर चीज मतलब हम लोग बड़े लोगों को फॉलो करते हैं, करेक्ट बराबर है कि नहीं। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप देखोगे कि पीएम केयर में पैसा आ रहा है तो उसका हिस्सा कहीं पे भी दिखता नहीं, लेकिन एनजीओ का हमारा दिखता है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। एंड दूसरा ये है कि इससे पॉजिटिविटी भी होता है लोगों को, है ना, लोगों को ये जो क्रिटिक्स, मुझे तो पता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता इनको क्रिटिक्स बनाया किसने, ये खुद से क्रिटिक्स बन जाते हैं, एंड है ना, खुद से क्रिटिक्स बन जाते हैं, एंड लोगों के बारे में बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। बोलने से पहले खुद का पहले गरेबान पे देखना चाहिए कि तुमने अब तक क्या किया है, आपने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है,
अब मुझे बोलने का हक तभी है अगर मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया या मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 0 है टुवर्ड सोसाइटी, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। करेक्ट। ठीक है। एंड वो मतलब हम लोग अगर फोटोज क्लिक करके डालते, कुछ नेगेटिव तो नहीं डाल रहे, कुछ गाली गलौज तो नहीं डाल रहे। सही कहा। एक पॉजिटिविटी ये कर, उसकी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेल्पिंग हैंड्स यूथ फाउंडेशन ने ये कंसेप्ट स्टार्ट किया था। उसके पहले आप लोगों को कुछ नहीं दिखता होगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ आपके ये प्लेटफॉर्म में। उसके पहले कभी कुछ नहीं दिखता था, ये सब होता ही नहीं था। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया, और ऐसा ही बहुत सारे लोगों ने एनजीओ स्टार्ट किए हैं। वो काम करना वो लोग ने डालने लगा है, वो सोशल मीडिया पे वो डालने लगे हैं, एंड एक पॉजिटिविटी आने लगा है। प्रॉब्लम यही है लोगों का कि खुद कुछ कर नहीं पाते, एंड दूसरा अगर कुछ अच्छा करता है तो 100 लोग टांग खींचने आ जाते हैं। करेक्ट, वो तो है। क्रूअल वर्ल्ड, क्या करें। हाँ। नाउ जो भी ये वीडियो देखते रहेंगे व्यूअर्स, नाउ इसमें से शायद बहुत सारे ये लोग रहेंगे आपकी तरह जो एनजीओ फॉर्म करना चाहते होंगे, लोगों की मदद करना चाहते होंगे। ठीक है। नाउ देयर आर सम टेक्निकल लाइक प्रोसीजरल एस्पेक्ट कि क्या क्या प्रोसीजर रहा, वो शायद बात करें हम। लेकिन मन में लाइक एक बोलते हैं ना, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि लाइक व्हाट शुड बी योर मेंटल एस्पेक्ट, मेंटालिटी क्या होना चाहिए खुद पे, इमोशनली एंड फिजिकली कैसे स्ट्रांग बनना चाहिए इंसान को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे कितने प्रॉब्लम्स आए ये सब करने के लिए, या जो कुछ भी फॉर्म करने के लिए। ये जब ये मैंने आपके साथ ये इंसिडेंट थाने रेलवे स्टेशन वाला मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस टाइम पे मैंने जब ये सोचा कि मैं एक एनजीओ फॉर्म करूँ या कुछ करूँ, प्लेटफॉर्म रेडी करूँ, सो मैं बहुत यंग था तभी, मुझे इतना समझ नहीं था मेरे में। और ज्यादा कुछ देखा भी नहीं था मैंने इतना कुछ। सो जब ये कंसेप्ट लेके मैं मेरे फ्रेंड्स के पास गया, सो लिटरली मेरा मजाक उड़ाया गया था। लिटरली मेरा मजाक उड़ाया गया था। और मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है उसको वो लोग ने रिजेक्ट किया, और बहुत सारा क्रिटिसिज्म मैंने तभी सहन किया। इनफैक्ट घर वाले लोगों से बात किया था, नॉट अबाउट माय पेरेंट्स, लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं वो लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया। अरे ये पागल हो गया है क्या, इसको क्या करना है, ये क्या करना चाहता है वगैरह। लोग हंसे मुझ पर, गालियां दी, बहुत कुछ सहन किया मैंने। लेकिन एक मैंने माइंड में सेट करके रखा था कि लोगों को जो बोलना है बोलने दो। एक दिन यही लोग जो मुझे हंस रहे हैं या मेरे ऊपर बोल रहे हैं, या जिन लोगों ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया है, वो ही कुछ सामने से आएंगे। क्योंकि किसी का अच्छा करना ये कभी बुरा काम नहीं होगा, ये मुझे तभी लगता था, और सही में ये कभी बुरा नहीं होता। सो ठीक है, वो बात हुआ, मैंने क्रिटिसिज्म सहन किया। मुझे लोगों ने मतलब एक जोक बनाया था, और लोग बुला के बोलते थे, अरे देख ये ऐसा करना चाहता है, वैसा करना चाहता है। सो मैंने कुछ लोगों को, जो लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, जो लोगों ने मुझे दूर किया, सब लोगों ने ये किया, वो लोगों मैंने छोड़ दिया। उनका कुछ लोग थे जिन लोगों ने, जो वेरी सपोर्टिव थे। ऐसा नहीं कि मुझे हर जगह से रिजेक्शन ही आया है। कुछ लोग थे, वो लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। तो जिधर 20 लोग होने थे वहां पे 5 या 7 लोग ही हुए, और 7 लोगों से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सबसे पहले हम लोगों ने टेम्पररी बेसिस पे देखा कि 2-3 साल चला के देखा कि ये हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को हेल्प कर रहा है। सो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, मेडिकल कैंप हुआ, या अलग अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये सब से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हम लोगों आस्ते आस्ते लोग और जुड़ते गए, सोसाइटी में नाम होते गया, इंट्रोडक्शन मिलते गए, हम लोगों को टाइटल मिला। ऐसा करके इतना सब पहुंचने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कि अभी हम लोग स्टेबल हो रहे हैं, सो नाउ वी शुड मूव फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज। तो हम लोग ने बाद में सोचा
कि अभी हाँ हम लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आ गया है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी है और लोग भी हेल्प करते हैं और हम लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। फिर Okay. फिर हम लोगों ने मूव किया रजिस्ट्रेशन के लिए एंड रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 7 लोगों का कमेटी होना जरूरी है। Okay. सो एक 7 पब्लिक का 7 लोगों का कमेटी होता है ठीक है। एंड वो आपके घर वाले नहीं हो सकते। अगर आपको सोसाइटी हाँ अगर आपको ट्रस्ट बनाना है, सॉरी सोसाइटी बनाना है, तो आपके घर वाले नहीं हो सकते। Okay. आप डिफरेंट लोग होने चाहिए घर के, एक सेम घर के लोग नहीं हो सकते। ऐसे लोग हम लोग साथ में आए, उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, एक सेक्रेटरी होता है, ट्रेजरर होता है और बाकी सब कमिटी मेंबर्स होते हैं। ऐसा करके हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, एक नाम दिया हेल्पिंग हैंड यूथ फाउंडेशन। मुझे एक्चुअली हेल्पिंग हैंड ये नाम बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं सोचा कि क्या नाम दे, अगर हम लोग एनजीओ बना रहे तो नाम के लिए बहुत हम लोग सोच रहे थे क्या दे। फिर हेल्पिंग हैंड क्लिक हो गया। सो हेल्पिंग हैंड और हम लोग यूथ थे, सब लोग यूथ थे उस टाइम पे। उस टाइम पे अभी भी हो? हाँ नहीं, अभी मेरा एज बढ़ते जा रहा है ना, अभी 27। हाँ अभी भी यूथ ही हूँ, लेकिन अभी यूथ से ज्यादा अभी और भी लोग ऐड होते गए। ओके। यानी जो बड़े लोग हैं वो लोग भी है, हमारे मेंबर्स है। ये उस टाइम पे सिर्फ यूथ थे, सिर्फ यूथ। लाइक क्या स्पैन है, लाइक एज क्या है, लाइक लिमिट? अभी एज लिमिट नहीं, पहले हम लोगों ने एज लिमिट रखा था 25 ईयर्स तक, लेकिन जैसे जैसे मेरा एज बढ़ते गया और हम सब लोगों का एज बढ़ते गया, फिर हम लोगों ने अभी हम लोग ने बैरियर नहीं रखा है किसी भी एज का। हाँ 18 अबव रहना। मैक्सिमम एज वाले कितने हैं लाइक ऑर्गेनाइजेशन में फिलहाल? 65 एज वाले भी है, 65-70 एज वाले हाँ है। हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। बढ़िया। रिटायर्ड पर्सन लोग है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, लॉयर, जज, डॉक्टर्स वगैरह सब है जो सपोर्ट करते हैं। इस तरह से रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेशन होता है। कोई नहीं, आपको सिर्फ एक कमेटी फॉर्म करना होता है एंड आपका मोटो क्लियर रहना चाहिए। उसका एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको बोलते हैं वो बनाना पड़ता है। उसमें आपको आपका पर्पस लिखना होता है कि आपको क्या रखना है। वैसे हमने यानी हेल्पिंग हैंड्स का हम लोगों ने मल्टीपर्पज रखा है, कोई एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं रखा है। हम लोगों ने मल्टीपर्पज चूज किया एंड उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन करके अभी 5 साल पूरे हो गए हैं। इट इज स्मूथ राइट? कोई ऐसा हर्डल्स नहीं आता राइट? कुछ इतना हर्डल नहीं है ये बनाने एनजीओ का लाइक एस्टैब्लिशमेंट के लिए? गवर्नमेंट जो थोड़ा बहुत आता है ना रजिस्ट्रेशन के टाइम नहीं आता, उसके बाद हर्डल्स आते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम थोड़ा बहुत आता है। ओके। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के बाबू लोग आपको पता ही है कैसे होते हैं। थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा ना राइट, तो कोई बाबू नहीं है और कोई कुछ नहीं। प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। करेक्ट। अगर आपको लॉ नहीं पता है उसके बारे में तो आप एक टेबल से दूसरे टेबल से तीसरा टेबल, यही होने वाला है आपके पास। तो हम लोगों ने प्रॉपरली लॉयर के साथ कंसल्ट किया एंड नॉलेज पूरा नॉलेज गेन किया। उसके बाद ये कि इसके लिए तभी कोई इश्यू नहीं हुआ था हम लोग को। इश्यू बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, लेवल ऑफ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो इनकम टैक्स से मिलते हैं, गवर्नमेंट से मिलते हैं। उस टाइम पे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो वो बाद में होते हैं जब आपका परमानेंट नंबर आपको, अब जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तभी आपको टेम्परेरी नंबर मिलता है, उसके बाद परमानेंट नंबर मिलता है। परमानेंट नंबर मिलने के बाद आपका मेन रहता है 12A और बाद में रहता है ATG सर्टिफिकेट। आपको पता होगा टैक्स बेनिफिट के लिए जो ATG सर्टिफिकेट होता है, तो वो 12A और ATG के लिए मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। एंड वो सब झेलने के बाद, सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद हम लोग ने वो अचीव कर लिया अभी ATG सर्टिफिकेट। ग्रेट। नाउ ये जो गवर्नमेंट बाबूस के बारे में बात किया तो उससे एक और क्वेश्चन जस्ट आया दिमाग में। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन द गवर्नमेंट राइट नाउ कि क्या वो इतना मेजर्स ले पा रहे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एज वेल एज गवर्नमेंट की बात करें तो मुझे और एक सोर्स का याद आया, दैट इज मीडिया। सो मीडिया also technically plays a greater role of helping others, but as of now our Indian media, are they doing that? What do you feel? तो सबसे पहला अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगा ना तो एनजीओ की जरूरत ही नहीं है। ओके राइट, ओके, क्लियर मोटिव है।
एनजीओ तभी आते जब गवर्नमेंट का काम बराबर नहीं होता। ओके। सो 1947 से लेकर 2020 तक अगर एनजीओ है मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे कम गिर रहा है। हाँ सही है, करेक्ट है, तभी जाके एनजीओ है। करेक्ट है। करंट सिचुएशन अगर आप पूछोगे तो सीरियसली हॉरिबल है, सीरियसली हॉरिबल है। तो ये मुझे ऐसा लगता है ये मिली भगत है मीडिया का और गवर्नमेंट का। ओके। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि लोग गवर्नमेंट को छोड़ के ऑपोजिशन पार्टी को क्वेश्चन करते हैं कि तुमने क्या किया। ट्रू, ये लाइक हाँ मैं भी लाइक पॉलिटिक्स थोड़े टाइम के बाद मैंने फॉलो किया है, बट मुझे पता है तब भी क्या चल रहा था, बट ये स्पेसिफिकली ये टाइम कुछ अलग ही व्यवहार है, लाइक बिहेवियर है न्यूज़ मीडिया का। ये लोग बोलते हैं अगर मैं एज ए नॉर्मल इंसान अगर मैं पूछूंगा रूलिंग पार्टी को कि आपको 6 साल 6.5 years हुए, आपने ये वादा किया था, ये वादा पूरा नहीं हुआ, तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये वो बोलेंगे अरे हमने नहीं किया तो पहले वालों ने किधर किया था। अरे पहले वालों ने नहीं किया था, पहले वालों ने नहीं किया, इसके लिए तो हमने आपको लाया। We thought you are the good option. राइट। हमने ये सुनने के लिए नहीं लाया कि आपने क्या किया, मतलब वो लोग ने नहीं किया। सो अगर वो लोगों ने नहीं किया तो आप लोग भी नहीं करोगे क्या? फिर आपका हक नहीं बनता वहां पे बैठना। सही कहा, सही कहा। एंड ये ना पूरा प्रोपोगेंडा है, पूरा प्रोपोगेंडा है ये पूरा। सवाल मतलब, तो ऐसे पूछे जाते हैं ना, आपको आम खाना पसंद है कि नहीं पसंद है? हाँ, दैट इज लिटरली, मतलब मैंने जस्ट एक इंटरव्यू देखा यूएस के प्रेसिडेंट का। ओके। यूएस के प्रेसिडेंट का मैंने एक इंटरव्यू देखा, वहां का मीडिया नोच रहा था प्रेसिडेंट को। वो इस तरह से क्वेश्चंस कर रहा था ना, ट्रम्प वाज लिटरली ब्लैंक, उसको बात करने नहीं हो रहा था। और यहाँ पे हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को पूछते हैं आप कितना बजे उठते हो, आप दाल खिचड़ी खाते हो, आप आम खाते हो, आप थकते नहीं हो क्या? मतलब एम्प्लॉयमेंट का बात नहीं है, पॉवर्टी का बात ही नहीं करता कोई, फार्मर सुसाइड का कुछ नहीं। 100 दिन में काला धन आने वाला था, कहाँ गया? 15 लाख क्या 15 रुपए नहीं आए? क्या मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, हम लोग कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं। सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट होते जा रहा है, बहुत ज्यादा वर्स्ट होते जा रहा है। हम लोग, मुझे नहीं लगता कि हम लोग ग्रो कर पाएंगे आगे। ओके ओके, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अच्छा ही हो लेकिन आगे जाके, हाँ हो, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा जहाँ पे मीडिया एंड गवर्नमेंट ये दोनों मिले हुए हैं एंड करेक्ट पिक्चर जो होता है ना गवर्नमेंट का, बायस्ड है अभी हाँ, वो अगर वो सामने नहीं लाते असली चेहरा लोगों के। और मैंने आपको शुरुआत में एक वर्ड यूज किया, पढ़े लिखे अनपढ़। राइट। ये पढ़े लिखे अनपढ़ लोग जो होते हैं ना, उनकी वजह से ये सब होता है। अगर लोग पढ़ लिख कर भी अनपढ़ जैसा व्यवहार करते हैं तो फिर ये पॉलिटिशियंस लोगों को भी हम लोगों से ही ताकत मिलता है ये सब करने का, और मीडिया को भी हम लोगों से ही ताकत मिलता है ये सब करने का। अगर हम लोग ही डिसाइड करते हैं कि हमको ये सब चीजों को एंटरटेन नहीं करना है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ट्रू ट्रू, ठीक है। तो ये करंट सिचुएशन है मतलब इंडिया का। कोई भी गवर्नमेंट, मतलब मैं अभी के करंट गवर्नमेंट का ही नहीं, पहले के भी गवर्नमेंट ने कुछ खास किया नहीं है। अभी का तो कंडीशन वर्स्ट है। हम लोग 42 इयर्स बैक चल रहे इकोनॉमी में, जीडीपी इतना नीचे गिरते जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है वो कभी खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा खुद के पैरों पे, डोंट नो। एंड कास्टिज्म में हम लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, मतलब हिंदू और मुस्लिम, यही चीज हम लोग को दिख रहा है। और वो अभी दिखने, मतलब पहला था 90s में था, बीच में पूरा सिनेरियो राइट्स एंड ऑल न्यूट्रल हो गया था, लेकिन अभी वापस वही हम लोग देखते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम बस, और कुछ नहीं सुनाई देता है। कोविड का सिचुएशन देखो ना,
कोविड का नंबर इतना बढ़ते जा रहा है और मुझे राम मंदिर दिखता है और सुशांत सिंह दिख रहा है। करेक्ट। ठीक है, सुशांत का केस इतना हाईलाइट किया जाता है, और भी लोग इतने मरे हैं। जज लोहिया जो अमित शाह का केस हैंडल कर रहा था, वो अचानक से मर जाता है, उसका तो कोई नाम ही नहीं, मतलब भूल ही गए जज लोहिया को, क्योंकि वो अमित शाह का केस हैंडल कर रहा था। करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे सैड रियलिटी एक्चुअली। नाउ नीतीश, अभी फिलहाल जहाँ पे एनजीओ खड़ा है आपका, ठीक है, नाउ व्हाट इज योर विजन अहेड, लाइक आगे 5 to 10 ईयर्स का क्या विजन है खुद के ऑर्गेनाइजेशन? ओके, सो हम लोगों ने अभी फिलहाल जस्ट ये लॉकडाउन शुरू होने के पहले कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं। सो अभी प्राइम जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है कोविड के लिए। ओके। सो कोविड में जो मेन इशू है वो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। जो जितने भी गरीब लोग हैं या जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, वो लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। सो मिशन भूख नाम का एक प्रोजेक्ट हम लोग ने स्टार्ट किया है, जिसमें डेली बेसिस पे हम लोग सभी को खाना खिलाते हैं। स्टार्ट हो चुका है ना? हाँ, इन मंथ ऑफ मार्च हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, मंथ ऑफ मार्च में हम लोगों ने स्टार्ट किया। डेली बेसिस में जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो हमारे सामने हैं, जिनको घर भी नहीं है रहने के लिए, उनको हम लोग फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसके नीचे लोग रह रहे हैं वो, तो उनको हम लोग 3 टाइम का मील दे रहे हैं। जितने भी डेली वेजेस वर्कर्स है जिनका काम बंद हो गया है ये लॉकडाउन की वजह से, सो उनको 3 वक्त का उनको खाना नहीं देते हम लोग, उनको फूड किट देते हैं ताकि वो घर पे अपना खाना बना, मतलब उनको एटलीस्ट बेसिक फूड मिले, न्यूट्रिशन। फूड किट लाइक एक टाइम के लिए काफी हो जाता है या ज्यादा टाइम यूज कर सकते हैं फूड किट? तो एक फूड किट हमारा 14 डेज काफी हो जाता है 5 पीपल। ओके, 5 पीपल के लिए, वो भी क्या बात है, 5 पीपल का। हाँ, तो उस हिसाब से हम लोगों ने फूड किट बनाते हैं हम लोग, उस हिसाब से बनाया है हम लोगों ने। 14 डेज 5 पीपल के लिए इनफ हो जाता है। फिर वो खत्म होने के बाद हम लोग वापस उनको दे देते हैं। एंड ऐसा ही नहीं, वी आर एनकरेजिंग देम कि जैसे जैसे अनलॉक 3 चालू हो गया कि आप हम लोग उनको एनकरेज करते हैं कि आप बाहर निकलो, सेफ्टी के साथ काम करने निकलो, ताकि आप वो हैबिट हो जाता है, इंसान को भी हैबिट हो जाता है। वो हैबिट हो जाता है वो कि कहाँ से तो हम लोग को मिल रहा है, तो फिर वो ऐसे ही घर पे बैठे रहेंगे। करेक्ट। सो ये चल रहा है। और इसके साथ ही मतलब इंसान का तो ठीक है, लेकिन सबसे अगर बुरा हाल होता है वो जानवरों का। तो हम लोग बोल के मांग तो सकते कि मुझे भूख लग रहा है खाना दो, हम लोग भीख मांग तो सकते हैं इंसान लोग, जानवरों का क्या, वो तो बात भी नहीं कर सकते। सो डेली बेसिस पे हम लोगों ने सब एनजीओ ने, नॉट ओनली हेल्पिंग हैंड यूथ फाउंडेशन, हम लोग सब एनजीओ, जितने भी एनजीओ है जो डॉग लवर्स है या एनिमल लवर्स है, वो लोग साथ में आके हम लोगों ने एरिया डिवाइड करके रखा है। एंड उस एरिया में डेली बेसिस पे हेल्पिंग हैंड्स कुछ एरिया में वर्क करता है, कुछ एरिया में दूसरा एनजीओ वर्क करता है। अलग अलग एनजीओ ने डिवाइड करके रखा है। वहां पे हम लोग डॉग मतलब एनिमल फीडिंग, बर्ड फीडिंग, ये सब हम लोगों ने चालू रखा है। नाइस। जितने भी स्ट्रे एनिमल्स है या बर्ड्स है, उनका हम लोगों ने फीडिंग स्टार्ट रखा है। जब तक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होगा तब तक उनको खाना खाने के लिए बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि होटल्स बंद है, घर बंद है, कोई खाना नहीं डाल रहा उनको। तो ये हम लोगों ने चालू रखा है। उसके साथ ही वी आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग सैनिटाइजर किट यानी कि मास्क हुआ, सैनिटाइजर हुआ, सोप हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों को हमारा प्रिकॉशंस मेंटेन रखना है। तो ये सारे किट हम लोग रेगुलरली कम्युनिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। कोविड के लिए ये बहुत बड़ा मतलब हमारा सिचुएशन ऐसा था, इंडिया का सिचुएशन ऐसा है या स्लम्स में कि बहुत सारे रूमर्स है, ये करने से कोरोना भाग जाएगा या वो करने से कोरोना आता है, होता है। सो हम लोग कंटिन्यूसली अवेयरनेस क्रिएट करते फील्ड पे जाके, कम्युनिटी में जाके, कि क्या होता है। मतलब सीरियसली बहुत कम्युनिटी में बहुत सारे अलग अलग रूमर्स है कि ये खाने से कोरोना नहीं होगा। सो अभी वैक्सीन ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ बना ही नहीं है कि कोरोना नहीं होगा।
हाँ, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं, तो उसका भी नॉलेज नहीं था हमको। तो वो सारे चीजें हम लोग कर रहे हैं। ये कोविड का सिचुएशन है। ये सिर्फ तब तक रहेगा जब तक कोविड है। उसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म प्लान कुछ अलग है। वो 3-4 चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग सबसे ज्यादा वर्क करना चाहते हैं। सबसे पहला है एजुकेशन। सो एजुकेशन, हम लोगों ने कुछ गांव एडॉप्ट किए हैं महाराष्ट्र में। और अभी फिलहाल महाराष्ट्र में हम लोगों ने कुछ विलेजेस एडॉप्ट किए। उसके बाद जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वी आर प्लानिंग टू अडॉप्ट ऑल द विलेजेस ऑफ इंडिया जहां जहां पे ज्यादा जरूरत है और जिसको किसी एनजीओ ने या किसी भी लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया है। सो एजुकेशन पे हम लोग को वर्क करना है। जो गांव हम लोगों ने अडॉप्ट किया है वो तलासरी में जरी करके गांव है। वहां पे बिजली भी बहुत मुश्किल से पहुंचती है। तो मुंबई से लकी, ये मुंबई से 2 घंटा दूर है ये। एंड मुंबई से लकी सिचुएशन इतना वर्स्ट है गाँव में कि वहां का सिचुएशन अगर आप देखोगे ना तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, इतना पॉवर्टी है। उनका डाइट सुन के आपको हैरानी होगी कि वो दोनों टाइम क्या करते हैं पता है? चावल और इमली को पानी में डुबोते हैं, वो पानी को चावल के साथ मिक्स करके खाते हैं। ये उनका 2 वक्त का खाना है। तो इतना वर्स्ट कंडीशन है। एंड एजुकेशन के लिए स्कूल्स भी नहीं है वहां पे। सिर्फ वो जो बाम्बू लगा के छपरा डाल के वगैरह एक बोर्ड लगा है वहां पे। लाइट फैन तो है नहीं, बेंचेस है नहीं, नीचे ऐसे ही बैठते हैं लोग। बारिश रहेगा तो छपरा रहता है, बारिश नहीं रहेगा तो वो प्लास्टिक निकाल देते हैं। एंड ऐसा लोग 10th तक का पढ़ाई करते हैं। इतना वर्स्ट कंडीशन है। सो ऐसे प्लेसेस पे जो एजुकेशन सिस्टम सिंगानिया में मिलता है या डीएवी में मिलता है और बड़े बड़े रेप्यूटेड स्कूल्स या कॉलेजेस में मिलता है और उसके मुकाबले इनको कुछ भी नहीं मिलता। तो जो बेसिक नेसेसिटीज है जैसे बेंचेस है, बुक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी रिक्वायरमेंट उनका रहेगा वो सब रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करना है। एटलीस्ट उनको बेंचेस पे लाना, उनको कंप्यूटर क्या है ये सब चीजों का नॉलेज देना। जो वो इक्विपमेंट्स है या स्टडी मटेरियल जो रिक्वायर्ड है या कुछ उनका फीस पे करना, ये सब हम लोगों ने विजन रखा है कि एजुकेशन पे ज्यादा वर्क करे। उसके साथ ही हेल्थ सेक्टर पे हम लोग वर्क करने वाले हैं। मैंने ये कोविड वाले सिचुएशन में और उसके पहले भी बहुत सारे जगह पे ऐसा देखा है कि पैसे नहीं होने के कारण लिटरली गरीबों का ये हाल होता है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से वो जो बीमारी उनको हुई वो छोटी सी इतनी बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद इंसान मर जाता है जस्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से। और प्रॉपर ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं होता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को सपोर्ट करना है। हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग सपोर्ट करेंगे। मोबाइल वैन स्टार्ट करना है, डॉक्टर एट योर सर्विस, गाँव में। सो मोबाइल वैन स्टार्ट करने के बाद हमारा डॉक्टर, हमारे कंपाउंडर गाँव में वो वैन्स लेके जाएंगे एंड लोगों का चेकअप करते रहेंगे। चेकअप करने के बाद नेसेसरी जो भी मेडिसिन है वो उनको प्रोवाइड करेंगे। दैट विल बी कम्प्लीटली फ्री। तो कोई भी चार्ज नहीं करेंगे लोगों के पास से। जो उनका इनकम प्रूफ उनके पास होना चाहिए कि दे आर किस को लो, किस हाँ। तो ये प्रूफ उनके पास होना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा ना कि बहुत सारे लोग हैं कि वो लोग फायदा उठाएंगे और जिनसे मदद मिलना चाहिए वो एक्चुअली में नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएंगे। एंड दूसरा इसके बाद हम लोग को जो इम्पोर्टेंट चीज करना है वो है एम्प्लॉयबिलिटी एंड लोगों को अपने पैर पे खड़ा करना। या तो उनको जॉब देना या तो उनको स्मॉल बिजनेस डेवलप करने में मदद करना। या ओके, सो एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बनाना। यानी गाँव में या शहरों में जितने भी फीमेल है स्पेशली, वो घर बैठे बैठे अगर क्या कर सकते हैं तो वो मोमबत्ती बना सकती है या पापड़ बना सकती है, मसाले बना सकती है,
करेक्ट। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो चीजें होते हैं वो घर पे बना के वो घर पे बना सकते हैं और बेच सकते हैं, जिसकी वजह से एक इनकम जनरेट होगा। और जो यूथ है जो एजुकेटेड है और उसको जॉब मिलने में तकलीफ होती है, तो उसको हम लोग जॉब प्लेसमेंट में हेल्प करके प्रॉपर स्किलिंग देके, अपस्किलिंग देके, स्किल डेवलप करके उसको प्लेसमेंट दिलवाना। ठीक है, तो ये काम हम लोगों को करना है, क्योंकि आई डोंट बिलीव और आवर एनजीओ डोंट बिलीव कि अगर हम लोग उनको हेल्प करते हैं ना तो वो उनको आदत लग जाएगा। अगर हम लोग उनको हेल्प करेंगे फिर वो घर बैठे बैठे उनको हेल्प का ही आदत लगेगा, वो खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि जितना हो बन सके उनको उनके पैर पे खड़ा करना एंड खुद के पैर पे खड़ा करके उनको खुद ही इनकम जनरेट करने के लिए हेल्प करना, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो खुद अपने आप से फुलफिल कर सकते हैं। और वो तभी हो सकता है अगर एम्प्लॉय या तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट है या कोई सोर्स है। एंड एनिमल्स एंड एनवायरमेंट के लिए तो हम लोग कुछ ना कुछ मतलब पहले से करते आ रहे हैं, तो वो हम लोग करेंगे। तो ये मेरा ये हमारा लॉन्ग विजन है, मिशन है कि सोसाइटी को, कम्युनिटी को हर वे से, हर तरीके से उनको हेल्प पहुंचाते रहे। बट ये सब जो लॉन्ग टर्म आपके जो प्लान्स है, विजन्स है, ऑफ कोर्स लॉट ऑफ फंड वुड बी लाइक नीडेड फॉर दिस, राइट? सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हाउ डू यू गेट दोस फंड्स? लाइक आपका क्या चीज, मतलब आप कैसे स्प्रेड करते हो कि हाँ वी आर डूइंग दिस, वी वांट दोस फंड्स, कैन यू जस्ट डोनेट? तो अभी जस्ट एटीजी सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बताया था। एटीजी सर्टिफिकेट जो एनजीओस को मिलना होता है वो इसके लिए होता है कि अगर एटीजी सर्टिफिकेट अगर हम लोगों को मिलता है उसके बाद हम लोग को कॉर्पोरेट डोनेशन, जिसको आप सीएसआर जिसको हम लोग बोलते हैं, सीएसआर आपको पता ही होगा। हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट फंड्स देते हैं इसके लिए। हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को कॉर्पोरेट को अप्रोच करना होता है कि ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है और हम लोगों को ये प्रोजेक्ट रन करना है। अगर वो कॉर्पोरेट को पसंद आ गया तो वो फंडिंग कर देते हैं। ये कॉर्पोरेट सीएसआर अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि जस्ट फरवरी में हम लोगों को एटीजी सर्टिफिकेट मिला एंड उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर भी बाय गॉड ग्रेस डोनेशंस हम लोगों को अभी भी आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि लैक्स ऑफ लैक्स डोनेशन आते हैं, वो इसके लिए आते हैं, वो इससे आते हैं कि हम लोग जो पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं ना, पिक्चर्स क्लिक करके हम लोग एक वर्क रिपोर्ट, जो मंथली वर्क रिपोर्ट रहते हैं वो हमारे डोनर्स को देते हैं और वो हमारे नेटवर्किंग साइट पे यानी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब पे डेली फॉलो करते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है कम्युनिटी में। एंड उसके बाद जो हमारे प्राइम डोनर्स है वो हमेशा हम लोग को डोनेट करते रहते हैं। तो उससे हम लोग ये जो करंट सिचुएशन है वो हैंडल कर रहे हैं। ये जो कोविड वाला सिचुएशन है वो हैंडल कर रहे हैं जो हमारे डोनर्स है, जितने भी डोनर्स है। और डोनर्स कोई बड़े बड़े लोग है ऐसे नहीं है, आपके मेरे जैसे मिडिल मैन है, कॉमन पर्सन है जो 15-20 हजार कमाते हैं, 25 हजार कमाते हैं, मंथली 500 या 1000 रुपीज अपना एक सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा, ये सोच रखते हैं और वो हम लोग को डोनेट करते हैं। कोई ज्यादा बड़े बड़े हाई फंड लोग नहीं है, मिडिल क्लास वाले ही है जो 500, 1000, 2000, 5000 ऐसा जो जिससे जैसा बन पड़े वो हम लोग को डोनेट करते हैं मंथली। एंड देन हम लोग ये सिचुएशन हैंडल कर रहे थे कोविड वाला। एंड एक बार ये सिचुएशन नॉर्मल हो गया तो उसके बाद फिर ये जो मैंने प्रोजेक्ट आपको बताया ना, जो विजन है, मिशन है, राइट, वो हम लोग कॉर्पोरेट फंडिंग के थ्रू वो स्टार्ट करने वाले हैं। डू यू हैव एनी लिंक और समथिंग लाइक जिसमें लोग डोनेट कर सकते हैं? आपके पास कोई लिंक रहता है? या सो आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे आपको अकाउंट डिटेल मिलेंगे, नाम डिटेल सब डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो आप फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है या वेबसाइट है, वहां पे हम लोगों ने सब डिटेल डाल दिया है। एनजीओ का डिटेल्स है, अकाउंट डिटेल है, वहां पे आप डाल सकते हो। पेटीएम है, गूगल पे है, आप कौन से भी मोड से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एंड उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। अच्छा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, रिसिप्ट भी मिलेगा, जिससे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम लोग वी आर एटीजी सर्टिफाइड नाउ। राइट।
नाउ नीतीश, एक क्वेश्चन तो मैं मेरे हर गेस्ट को पूछता हूँ, irrelevant to the subject, irrelevant to the topic of the podcast, कि what do you feel about life, like जिंदगी, इसके बारे में क्या सोच है? तो जिंदगी के बारे में सोच उतना तो मैंने अभी तक मेरा इतना कुछ सोच नहीं है। मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि अगर हम लोगों ने जन्म लिया है, अगर हम लोग मतलब कोई ना कोई वे से हम लोग यहाँ पे आए हैं, इस अर्थ पे आए हैं, तो एक हमारा निशानी रहना चाहिए लाइफ टाइम के लिए, जो मतलब हम लोग अभी जिंदा है तभी भी लोग याद रखे, एंड हमारे जाने के बाद भी हम लोगों को याद रखना चाहिए लोगों के लिए। तो ऐसा कुछ करके जाना है, ऐसा कुछ लाइफ में करना है, लाइफ को पॉजिटिव वे से लेना है सबसे पहले। तो जितने भी चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, मतलब हर किसी को प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, आपको भी आते होंगे, मुझे भी आते हैं, हर किसी को आते हैं। अभी ये है, होता ये है कि हम लोग उसको लेते किस तरह से, लाइफ को हम लोग देखते किस तरह से, बराबर है कि नहीं? एक पानी का गिलास होता है, वो कॉमन एग्जांपल है, पानी का गिलास होता है, अगर हम लोग उसको पीते हैं तो कोई लोग बोलते हैं कि वो आधा खाली है और कोई लोग बोलते हैं वो आधा भरा हुआ है। तो इसके ऊपर हम लोग जज करते हैं कि इंसान पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो लाइफ में एक ही चीज है, पॉजिटिव वे से जीना चाहिए हम लोगों को, नेगेटिव चीजों से बहुत दूर रखना है। ये हमारा माइंड है ना, ये बहुत बड़ा जंजाल है। उसको केओस चाहिए, मोस्टली केओस चाहिए उसको, जहाँ पे केओस होता है वहां पे जाता है वो थोड़ा। सो लाइफ को जितना मिला है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते लाइफ किसका कितना लिखा हुआ है। रिसेंटली मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था, एट अर्ली एज 60 ईयर एज में, जस्ट एक एक्सीडेंट, नॉर्मल एक्सीडेंट से ही पास अवे। हम लोग ने कभी सोचा भी नहीं था। सो उसके बाद मैंने मतलब ये सोचा कि लाइफ हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, जितना है उसको हम लोगों को पॉजिटिव वे से जीना है, अच्छी तरीके से जीना है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है और अच्छा रहना है, बस। Great thought, Nitish. Nitish, we are now at the end of this podcast, ठीक है? Any message to our viewers? कुछ बोलना चाहोगे? तो एक ही मैसेज देना चाहूंगा मैं कि जिस तरह हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह हर किसी को हर किसी का थिंकिंग रहना चाहिए, एक व्यू रहना चाहिए कि अगर हम लोग सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, एनवायरनमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, या बहुत सारी चीजें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, बाय नेचर, बाय सोसाइटी, बाय एनवायरनमेंट। सो हमारा एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पे बैक करना है हम लोगों को, फिर वो सोसाइटी हो, एनवायरनमेंट हो, कोई भी हो, एक प्रॉपर सिविक सेंस होना चाहिए लाइफ। मतलब हम लोगों को, अगर हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं तो प्रॉपर सिविक सेंस लोगों को होना चाहिए। ये अक्सर मुझे देखने में आता है कि इन इंडिया, इन मुंबई एंड इन इंडिया, हर जगह लोगों को सिविक सेंस ही नहीं है। सही में सिविक सेंस नहीं है। वो कैसे भी एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं, सोसाइटी को गंदा करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, है ना। इसके ऊपर थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ कि एक मेंटालिटी है ना हमारा, नेगेटिविटी के उधर ज्यादा जाता है। इसके लिए तो बिग बॉस जैसा जो नेगेटिव सीरियल है वो सीजन 13-14 तक पहुंच गया है। और जो झगड़ा होता है ना, झगड़ा या किसी का बुरा होना या किसी को नीचा दिखाना, ये सब चीजें ज्यादा एंटरटेन करते हैं लोग। तो ये बंद करो। फॉरेन में और हमारे में यही डिफरेंस है, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू जो रहता है, ठीक है। हिंदुस्तानी भाव इतना फेमस हो गया सिर्फ गाली देके, दीपक कलाल जैसा एक इंसान फेमस हो जाता है, स्वामी ओम जैसा इंसान फेमस होता है। ये क्यों होता है? और जो सही में अच्छा करने वाले लोग या जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं वो लोगों का नाम भी नहीं आता। सो पॉइंट ऑफ व्यू बदलना बहुत जरूरी है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग बहुत ही बैकवर्ड जा रहे हैं
नेगेटिविटी के थ्रू जा रहे हैं, वो चेंज होके हम लोगों को आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी खुद के अंदर लाना है और सोसाइटी और सराउंडिंग्स में लाना है। यही एक मुझे बोलना था लोगों को। थैंक यू सो मच नीतीश फॉर टेकिंग योर टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू बहुत अच्छा लगा। आई नो व्यूअर्स को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड दे विल हैव दैट सेंस ऑफ थॉट कि हाँ मुझे भी हेल्प करना है एंड इन एनी अदर वे, या चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन करना हो या खुद से किसी एनिमल्स को फीड करना हो या लोगों की मदद करना हो, आई थिंक दे विल डेफिनेटली डू इट। या थैंक यू सुकेत, बहुत अच्छा करते हुए। Yeah. और ये आपका शो रियली अच्छा है, मैंने आपके पहले कुछ शोज भी देखे, बहुत ही अच्छे होते हैं। आई होप सो आप वापस मुझे बुलाएं, या होप सो मुझे आप वापस बुलाएं, कुछ हेल्दी टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे जाके। कभी भी we can do that. रियली मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों को नॉलेज देना सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। एंड वो आप सही से कर रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।